नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल की खास पेशकश जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। यूं तो हिमाचल प्रदेश को चुनावी हवा तैयार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार ये जिम्मा दूसरे राज्यों को सौंपा गया था। प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में आज मतदान हुआ। इंतजार लंबा रहा, लेकिन मतदान का समय पूरा हो गया है। इस बार का चुनाव कितना अलग है, इस पर एक्सपर्ट्स के साथ बात होगी। संवाददाताओं से जानेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले एक नजर जनादेश सुर्खियों पर। देश में आम चुनाव के 7वें व अंतिम चरण के लिए हुआ मतदान। 3 बजे तक 49.68% मतदान दर्ज। झारखंड में सबसे अधिक 60.14% मतदान। प्रदेश में लोकसभा की सभी 4 व विधानसभा की 6 सीटों पर डाले गए वोट। शाम 5 बजे तक 66.56% मतदान दर्ज। मंडी में 69% मतदान दर्ज। 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 67% वोटिंग। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया पूरी। और सिस्सू और शोल्टू ग्रीन पोलिंग स्टेशन में दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। शोल्टू में मतदाताओं को दिए गए देवदार के पौधे। सिस्सू में मतदाताओं ने करीब 100 पौधे किए रोपित। आम चुनावों के लिए आज देश में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 57 सीटों पर मतदान हुआ है। सुबह से मतदान का तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शाम 5 बजे तक 66% मतदान हुआ है। इसके लिए तमाम इंतजाम निर्वाचन विभाग की तरफ से किए गए हैं, जबकि साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग इस चुनावी पर्व के लिए घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोगों ने किया है। हिमाचल में भी 4 संसदीय सीटों पर आज मतदान हुआ और इसके अलावा हिमाचल में विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी आज वोट डाले गए हैं। चुनावी मतदान के आखिरी आंकड़े आने में अभी वक्त है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने इस चुनावी पर्व में हिस्सा लिया है। इस बीच 4 जून को इन चुनावों के नतीजे अब घोषित होने हैं और हर किसी को अब 4 जून का इंतजार है। तो मतदान का दौर तो खत्म हो चुका है और पिछले 1.5 महीने से चल रहा जो प्रचार है वो कितना अंजाम उसका क्या होता है, ये तो देखना होगा 4 जून को। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग आज खत्म हो चुकी है और हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर भी लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। प्रदेश भर में हमारे रिपोर्टर्स आप तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मंडी से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा शिमला से योगराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वीरेंद्र के पास मंडी। जी वीरेंद्र, मतदान का समय पूरा हो चुका है, हालांकि फाइनल आंकड़ा अब तक आना बाकी है, लेकिन क्या कुछ रुझान मतदाताओं का आज मंडी संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला है? वीरेंद्र। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो मंडी संसदीय क्षेत्र में जो 3 बजे तक का आंकड़ा आया था, उसमें आप ये मान के चलिए कि 65% तक मतदान जो है वो हो चुका था। और अभी लेटेस्ट आंकड़ा नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियल डाटा जो हमारे पास पहुंचा है उसके अनुसार 70% से अबव, मतलब 70% से अधिक मतदान अभी तक मंडी जिला में जो है वो दर्ज किया गया है। और 6 बजे तक जो है वो मतदान का समय निर्धारित किया गया था और 6 बजे तक जिन जिन मतदान केंद्रों में अगर कतारें लगी होंगी तो उन मतदान केंद्रों में जो मतदाता होंगे उन्हें टोकन दे दिए जाएंगे और फिर चाहे उनका मतदान करवाने के लिए शाम के 7 बजे, 8 बजे या रात के 9 बजे या 10 बजे तब तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया में वो लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मंडी जिला के मतदान की बात करें तो जैसा कि दिखती सी बात है, आजकल थोड़ा गर्मी का मौसम है, जहां मैदानी इलाकों में जो है वो तपिश ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर भी जो है वो काफी गर्मी महसूस हो रही है। तो ऐसे में जब सुबह, क्योंकि आपको पता है गर्मी के समय में जो है वो रातें छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं, तो सुबह जल्दी हो जाती है। इसलिए लोग सुबह, गाँव के जो ग्रामीण परिवेश है, गाँव के लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। तो लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मतदान केंद्रों की तरफ गए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी दिनचर्या के जो बाकी कार्य थे उनकी शुरुआत की। तो जो सुबह का जो माहौल था हेमा, जो सुबह का माहौल हमने जब रिपोर्टिंग के दौरान उस चीज को ऑब्जर्व किया और देखा, तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो मतदान केंद्रों में आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो अपने दिनचर्या के कामों में जो है लग गए। दिन के समय दिन के समय में बहुत कम संख्या में जो है वो मतदाता हमें मतदान केंद्रों पर दिखे।
क्योंकि धूप ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, उमस ज्यादा थी, और ऐसी सिचुएशन में जो है वो लोगों ने अपने घरों में रहना जो है वो वाजिब समझा। लेकिन जो लोग सुबह नहीं आ पाए थे, वो लोग आराम से इत्मीनान से, क्योंकि उन्हें पता था कि दोपहर के समय में शायद भीड़ कम होगी गर्मी की वजह से, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है वो लोग दोपहर के समय या उसके बाद शाम के समय जो है वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे। निश्चित तौर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह जो वो देखने को मिला। हम ये नहीं कह सकते कि उत्साह नहीं था, उत्साह था। यही कारण है कि आंकड़ा जो है वो 70% से ज्यादा जो है वो चला गया है मतदान का, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद 75% या इससे अधिक या 75% के आसपास ये मतदान का आंकड़ा रहने का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर इस संख्या में मतदान होता है तो आप ये मान के चलिए कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज हम कह सकते हैं कि लोगों ने जो अगला मैंडेट देने के लिए अब मतदान केंद्रों की तरफ जो रुख किया और जिस प्रकार से वो मतदान केंद्रों तक आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो अगर 75% के नियर बाई कहीं रहता है या फिर 75% से अब चला जाता है, तो हेमा आप ये मान के चलिए कि ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है लोकतंत्र की मजबूती के लिए कि लोग अपने घरों से निकले अपने जो भावी प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव करने के लिए। जी हेमा। के जरिए लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम जनादेश में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साल 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बाकी चुनावों से कितना अलग रहा है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस जनादेश के कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर स्टूडियो में। तो सर, जनादेश जनता ने दे दिया है, वोटिंग समाप्त हो गई है और जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें संशोधन होना बाकी है। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, किस तरफ जा रहा है लोकसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में? अश्वनी सर। देखिए, इस बार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो है वो पिछले कई चुनाव से जो हमने देखे हैं उससे बिल्कुल अलग था जी। दो कारण थे उसमें। एक तो इस चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस, बाई पोल जिसको हम बोलते हैं, उपचुनाव भी हो रहे थे और जो इंटेंसिटी थी कैंपेन की इतनी ही प्रभावी उन विधानसभा क्षेत्रों में थी जितनी लोकसभा के क्षेत्रों में थी, हमने जैसे देखा है। किस तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि अभी जो संख्या आई है पोलिंग परसेंटेज की बहुत अच्छी है कहने के मुताबिक, मतलब जैसे 5 बजे तक जितनी पोलिंग हमारे पास आई है बहुत अच्छा रुझान है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश एक डिसाइसिव वर्डिक्ट की तरफ, एक क्लियर वर्डिक्ट की तरफ जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोनों पार्टीज जो हिमाचल की राजनीति है, 2 पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों आमने सामने थे। अपने ढंग से दोनों पार्टियों ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा। कुछ कटाक्ष भी हुए कैंपेन में, जिस तरह के कुछ भाषा इस्तेमाल करी गई, खासकर मैं मंडी का जिक्र करना चाहूँगा। वो एक हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल का जो नैरेटिव है उससे थोड़ा सा भिन्न था, थोड़ा अग्रेसिव था। बट कुल मिला के मुझे लगता है अब चुनाव का मौसम खत्म हो गया, अब नतीजों का इंतजार है। हम लास्ट फेज में थे और मुझे लगता है कि हम जो रिजल्ट्स हैं उनके बड़े नज़दीक हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि हिमाचल की जनता जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चुनाव में, अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वेशभूषा है उसको पहन के लोग मतदान करने गए। हमने देखा कुछ बुजुर्ग लेडीज़ जो हैं, चाहे व्हील चेयर पे थी, चाहे उनको उठा के लेके गए, कुछ बुजुर्ग थे। मैंने एक पिक्चर देखी जो एक घोड़े पे एक व्यक्ति जा रहे थे। तो ये हिमाचल की ब्यूटी है। पांगी एक दुर्गम क्षेत्र है जिसमें जो रेजिडेंट कमिश्नर रितिका जिंदल वो पांगी के ड्रेस में मतदान करने की, ये हिमाचल की ब्यूटी है। मुझे लगता है कि चुनाव का जो वोटिंग का, कैंपेन का वो फेज खत्म हो गया, अब हमें नतीजों का इंतजार है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो कि बड़ी पढ़ी लिखी है, हमारी लिटरेसी बहुत अच्छी है, हम बहुत अलर्ट सिटीजन्स हैं और देश का जो पैटर्न है उसको पहचानते हैं। मुझे लगता है कि बड़ा डिसाइसिव वर्डिक्ट आने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है। प्रकाश जी, अब आपसे मैं 2 चीज़ें एक तो जानना चाहूँगी, ये जो बहुत अच्छा परसेंटेज है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा सत्तारूढ़ के साथ साथ विपक्ष पर भी, और साथ ही साथ अगर बात करें 4 जून की, तो 4 जून के लिए आपके जहन में किस तरह की तस्वीर निकल करके आ रही है? प्रकाश जी। हेमा जी, जिस तरह से अभी तक का जो मत प्रतिशत है 66% हो चुका है जी, तो ये माना जा सकता है कि पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय 72.42% मतदान हुआ था हिमाचल प्रदेश में।
तो इस बार कमोवेश ऐसा है कि या 75% के पास पहुंच सकता है जी। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो मतदाताओं के तौर पर मैं देखता हूं, तो महिलाएं मतदान करने के लिए, यदि पिछले चुनावों को देखा जाए, 2-3 चुनावों को देखा जाए, अपेक्षाकृत ज्यादा मतदान करने के लिए बाहर आ रही हैं। और उसके साथ साथ युवाओं में भी मतदान करने के लिए बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी है, वो लोग भी मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो युवाओं और महिलाओं के मतदान के लिए आगे आने का अभिप्राय ये है कि मतदान को लेकर के हिमाचल प्रदेश में उदासीनता नहीं है और मतदान जो है वो प्रतिशत बढ़ रहा है। यदि विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनावों में करीब 76% मतदान हुआ था, तो ये उसी दिशा में लोकसभा का चुनाव है, ये भी उसी दिशा में मत प्रतिशत के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने बात कही कि मत प्रतिशत में किस तरह का योगदान रहा, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुरुषों में या कर्मचारी वर्ग में जो मतदान करने की रुचि है वो एक पहले मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, वो एक जैसी रहती है, उसमें कोई ज़्यादा सुधार इस तरह का नज़र नहीं आता है। लेकिन महिलाओं ने पिछले चुनावों की अपेक्षाकृत अपने को मतदान करने के लिए आगे लाया है। सुबह से लेकर के अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो आज जहां जहां मैं भी मतदान केंद्रों पर गया वहां पर महिलाओं की अधिकता ज़्यादा थी और युवा भी बहुत थे। तो इससे पता लगता है कि मतदान के करके युवा वर्ग और महिला वर्ग जो है देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का अभिप्राय ये है कि राष्ट्र के लिए एक सशक्त सरकार स्थापित होगी और जिससे राष्ट्र जो है मजबूत होगा और एक स्थायी सरकार राष्ट्र को मिल सकेगी। जी बिल्कुल, स्पष्ट शब्दों में आपने ये कह दिया है कि महिला और जो युवा है वो वोट चेंजर कहीं ना कहीं साबित हुए। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव के इस पर्व की कुछ तस्वीरें आज हमारे सामने आई है। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक जगत के जो दिग्गज हैं उन्होंने भी आज मतदान किया है। कुछ एक तस्वीरें हमारे सामने आज आई हैं जहां पर बात हो चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र की या फिर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की या शिमला की हो, तो वहां पर अलग अलग जो दिग्गज हैं, विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने वोट किया है और साथ ही साथ वहां पर अगर बात कंगना की जाए तो कंगना रनौत ने भी अपना मत का इस्तेमाल किया है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के समीरपुर में मतदान किया है, तो वहीं और विक्रमादित्य सिंह ने भी मतदान करने के साथ साथ अपनी जो उनकी मां है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा वो भी उनके साथ रही। रामपुर संसदीय सीट पर आज मतदान उन्होंने जाकर के किया है। इसके साथ साथ जो सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी परिवार समेत आज मतदान किया। तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने रखी जहां पर मतदान को लेकर आम लोगों के साथ साथ जो नेता दिग्गज हैं उनमें भी उत्साह देखा गया। न सिर्फ आम लोगों की नजर में ये आया और चुनावी दिग्गज भी यहां पर देखने को मिले हैं। तो वापस अब हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा वहीं छूट गई थी, वोट चेंजर की हम बात कर रहे थे। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे 1500 रुपए की जो गारंटी है कांग्रेस की, उसको लेकर के खूब बवाल मचा है प्रचार की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने लगातार ये बात की है कि आरक्षण दिया गया है। तो इन सब बातों का कितना प्रभाव देखते हैं इन चुनावों में? देखिए, इन जो इशू आपने बताया 1500 रुपए वाला मुद्दा, ये तो बहुत चर्चा का विषय रहा। खासकर मैं हमीरपुर और कांगड़ा में जब था तो इसका जो कैंडिडेट वहाँ पे थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने बहुत अपने हर भाषण में, मैंने उनके कई सारे भाषण वहाँ पे देखे। आनंद शर्मा जो थे वो अग्निवीर का मामला उठा रहे थे कांगड़ा में जी। लेकिन बीजेपी जो है 1500 रुपए वाली बात को बहुत जोर से उठा रही थी। जयराम ठाकुर जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंडी में हर कोने तक इस बात को ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी इस मामले को उठाया। मैं एंड में जब कैंपेन खत्म हो रही थी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मुलाकात करी, तो उनकी सफाई ये थी कि हमने अनाउंसमेंट तो कर दी है, अब देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हर बार ये होता है कि एंड में जब चुनाव आते हैं तो तभी अनाउंस किया जाता है जी। अब लोग हिसाब लगा रहे हैं कि अगर इतने महीने में आपने नहीं दिया, आपने प्रॉमिस किया था कि हम पहली कैबिनेट में ये फैसला कर लेंगे, नौकरियां देने का मामला था, 1 लाख नौकरियां हम देंगे इस साल में, तो अब वो लोग हिसाब मांग रहे थे इस इलेक्शंस में कि आपने जो 1500 रुपया देना था, 14 महीने का कितना अमाउंट बन गया, वो महिलाओं को कब देंगे।
तो इस तरह की चर्चा बहुत रही और इस चुनाव में खासकर जो बाई इलेक्शंस थे उसमें भी ये मुद्दा बड़ी जोर से उछाला गया है बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, मुद्दे की बात अगर हम बात करें तो कई सारे मुद्दे इन चुनावों में रही है, बहुत सारी चर्चाएं भी रही है, लेकिन एक मुद्दा प्रकाश जी बहुत चर्चा में रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई एक राज्यसभा की सीट को लेकर के। तो क्या मानते हैं कि जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं तो जनता ने किस हद तक अपनाया है इस दल बदल की राजनीति को? देखिए हेमा जी, हिमाचल प्रदेश में ये पहला अवसर है कि इतने बड़े पैमाने पर एक सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने इस तरह से दल बदल किया है। जी। प्रदेश की जनता ने अगर इसको देखें कि दल बदल को लेकर के क्या उनकी स्वीकार्यता रही या उन्होंने जनता ने उसको स्वीकार किया, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये देखना चाहूँगा या मेरा मत ये है कि प्रदेश सरकार जो बहुमत वाली सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी जी। वो सरकार अपने 40 विधायकों को साथ लेकर के नहीं चल पाई और इन 40 विधायकों के साथ आपस में जो सामंजस्य रहना चाहिए था वो सामंजस्य नहीं रहा। ऐसे में जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने और ये वो विधायक हैं जो बहुत वरिष्ठ है। यदि सुधीर शर्मा की बात की जाए तो वो कांग्रेस, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, वो स्वयं पार्टी में रहे और इतना लंबा राजनीतिक उनका अनुभव है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, प्रकाश जी आपके पास वापस लौटेंगे और इस बात पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल शिमला का हम रुख करते हैं और वहां से हमारे संवाददाता योगराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगराज, शिमला में क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिली? क्या मतदान प्रतिशत का पिछला रिकॉर्ड टूटने का कोई आसार शिमला में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है? योगराज। जी हाँ बिल्कुल, शिमला की अगर मैं बात करूं पूरे पार्लियामेंट की तो 67% जो है वो मतदान हो गया है और अभी भी जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। तो काफी अच्छा मतदान जो है इस बार शिमला में हुआ है। हालांकि अभी 6 बजे फाइनल रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है, 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। सुबह से ही लोग जो है मतदान केंद्रों में पहुंचने शुरू हो गए थे, चाहे नए मतदाता हों या बुजुर्ग मतदाता हों, तमाम जगहों पर जो है लोगों की भीड़ देखी गई और अभी भी मतदान प्रक्रिया चल रही है। तो लोकतंत्र की इस पर्व में काफी बढ़ चढ़ कर जो है लोगों ने भाग लिया और अब 4 जून को परिणाम आने हैं। हालांकि जिस तरह से जो है मतदान चल रहा है और जो वोट परसेंटेज की बात जिस तरह से 2019 में जो ये मत प्रतिशत था वो 72% था और अभी तक जो है वो 66% मतदान हो गया है। तो हो सकता है कि उसके आसपास ही ये आंकड़ा जो है इस बार भी पहुंचे और काफी अच्छा रुझान लोगों का देखा गया है। तमाम चीजों को लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर लोगों ने मतदान किया है और अब जो है वो परिणाम जो है वो आएगा, देखना होगा किस तरह का परिणाम आता है। लेकिन लोगों ने जो है वो खुलकर मतदान का जो है अपने मत का जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया है। जी बिल्कुल योगराज, साफ तौर पर ये कहें कि हिमाचल की जनता अपनी ड्यूटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग है। सुबह से ही जैसा आपने बताया कि लंबी लंबी कतारों में लोगों ने मतदान किया है, तो उसी तरह जो प्रचार में प्रत्याशी के साथ लगातार जुटे थे उनकी अब हम बात करेंगे। मतदान के दौरान जयराम ठाकुर ने भी अपने परिवार के साथ वोट दिया है। वोटिंग के दौरान उन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत की है और किस तरह से उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया है, तो आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं, जो सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत जो ओहन पोलिंग स्टेशन है वहां पर परिवार सहित आए थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपने अभी अभी वोट डाला है, सर दिखा रहे हैं सिंबल, आप देखिए कि सर ने मताधिकार का जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। सर, आपने वोट डाल दिया है, किस प्रकार का उत्साह आप देख रहे हैं इस बार मतदाताओं में और क्या कुछ अलग आपको जो है वो इस बार के चुनाव में जो है वो नज़र आया? इस बार का इलेक्शन का कैंपेन लंबा था और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि लंबा कैंपेन होने के बावजूद भी अंत तक जो है वो एक वातावरण, एक माहौल बना रहा और जोश का माहौल बना रहा। और अभी आज मैं मतदान के लिए भी मैं देख रहा हूं तो बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पे आकर के सुबह ही मतदान के लिए पंक्ति में लग करके मतदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर शांति के साथ कैंपेन भी संपन्न हुआ और मुझे पूरा भरोसा है आज मतदान भी शांति के साथ संपन्न होगा। मेरा हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं से विशेष तौर से इस बात के लिए निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके पास ये अवसर होता है, इस अवसर का भरपूर उपयोग करें
सर केंद्र की तरफ से नारा दिया गया है 400 पार का, और हिमाचल में 4/4 का, और विधानसभा के उपचुनाव जो साथ में हो रहे हैं। क्या कुछ जो है वो आपको लग रहा है नेता प्रतिपक्ष के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नाते, कि क्या कुछ परिणाम जो है वो रहने वाला है? जनता जो चुनाव प्रचार हुआ, बीजेपी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, हालांकि हम अंतिम फेज के इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश है ये, लेकिन इससे पहले जो चुनाव हो चुके हैं उसमें ही बड़ा स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें जीत के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी सीटें, उतनी सीटें हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं। हम उतनी सीटें जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मजबूत लोकतंत्र चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। इसके लिए मैं मानता हूं कि जो अंतिम फेज आज का जो है मतदान का, इसमें बहुत बड़ी जीत जो है, ये अंतिम फेज एक तरह से मैं कह सकता हूं मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को और मजबूत करने के लिए है। बहुमत तो हम हासिल कर चुके हैं। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका कहना है कि एक तरीके से इन्होंने लोगों से अपील की है कि मतदान बड़ी संख्या में करें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो मतदान करना बेहद जरूरी है। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र भारद्वाज। आपने सुना जयराम ठाकुर को, जो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। तो प्रकाश जी, आपसे जो चर्चा है वो बीच में अधूरी रह गई थी। आपसे इस बात पर भी जो चर्चा चल रही थी कि कितना बदलाव को जनता ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन साथ ही साथ जो भाजपा अपनी जीत को लेकर के इतना आश्वस्त है, इसका कितना असर आप देखते हैं? चुनावों की अगर बात करें जी, तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जी, ये चुनाव आने से ठीक 2 महीने पहले चुनावी तैयारियां शुरू नहीं करता है जी। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव समाप्त हो रहे हैं, ये अगले चुनावों की तैयारियां शुरू कर देंगे जी। तो चुनावी तैयारियों का मतलब है कि भाजपा की ओर से युवा वर्ग को किस तरह से साधना है, या युवाओं के लिए उनकी केंद्रीय योजनाएं क्या रही हैं, या युवाओं को क्या किस तरह से फायदा पहुंचाया गया है, ये उन योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाते हैं जी। एक बात। दूसरी बात, महिला केंद्रित, अगर आप देखें कि पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, तो मोदी सरकार ने महिलाओं को पहले पर्दे के पीछे कर दिया गया था, जैसे आम जनमानस में देखा जाता है, लेकिन हर योजना में महिलाओं को आगे लाया गया है, उसे सही मायनों में परिवार का मुखिया बनाया गया है जी। तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये चीज़ें चुनावों में मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं, और भाजपा इन्हीं दोनों वर्गों से, युवा वर्ग से और महिला वर्ग से, बहुत मजबूती से एक समर्थन प्राप्त करती है जी। आपने कहा, हम लोग ने अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनावों की बात हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उपचुनाव जो है, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में एक राजनीतिक विफलता रही है जी। ये कांग्रेस संगठन की या नेतृत्व की खामियां हैं कि वो 40 विधायकों को एकजुट करके नहीं रख पाए जी। और ये बहुत हैरानी की बात है और चिंता की बात है कांग्रेस के लिए जी। कि क्या कारण रहे कि वो अपने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को, जो उनके या कहें कि हम लोग युवा राजनीति करते हुए आगे बढ़ते हुए विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, और उसके बाद संगठन में उनका दायित्व रहा है, संगठन में उनका योगदान रहा है, तो ये चीज़ कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, और अपने संगठन में जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने के साथ साथ उनके साथ भरोसा जीतने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अश्वनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह प्रकाश जी ने कहा कि भाजपा एक रोड मैप के साथ चलती है, इतिहास के पन्नों की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 2014 में बदलाव के साथ जो है वोट की अपील की गई थी, फिर 19 में जो है प्रधानमंत्री के काम के नाम पर वोट मांगा गया, और अब विकास और साथ ही साथ मजबूत भारत का नारा और 400 पार की बात की गई है। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि क्यों जो कांग्रेस है वो पीछे रह जाती है, वो इतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती है चुनाव के मैदान में भाजपा के मुकाबले? अश्विनी जी, मैं आपको बताऊं हेमा जी कि भाजपा की जो शुरुआत है, एक टाइम पे सिर्फ 2 MP थे जी, और उसके बाद किस तरह से संगठन में उन्होंने सुधार किए, जो लोग काम करने वाले थे उनको आगे लाया जी, किस व्यक्ति की कहाँ पे ज़रूरत है, महिलाओं को कितना आगे लाना है, उनको कैसे प्रमोट करना है,
तो ये बीजेपी ने उस तरह का एक रोड मैप नेशनल लेवल पे भी बनाया और काफ़ी सारे इस समय जो आप देखेंगे जो हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं नेशनल लेवल पे पिछली 2014 की सरकार में या अभी की सरकार में बहुत ही शार्प माइंड के लोग काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक टाइम पे ये होता था कि कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, बीजेपी लड़ते लड़ते हार जाती थी, कुछ मिलता नहीं था। बाद में एक लीडरशिप इमर्ज होना शुरू हुई जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों के बीच पहुंचे। और हालांकि ये कहा जाता है कि जो बीजेपी की सीख है, ये पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का, उनसे सीखते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में काम करते हैं, ये बात सच है। बट इनका जो युवा वर्ग है या महिलाओं का जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है दोनों, और जो इनके दलित विंग के लोग हैं या दूसरे कई सारे इनके और ऑर्गन्स हैं उसमें काम करते हैं, मुझे लगता है कि इनमें कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है और एक हायरार्की के साथ काम करते हैं। आप देखेंगे बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ा हिमाचल प्रदेश में, बहुत एक फिनोमिनल एक राइज है बीजेपी का यहाँ पे। शांता कुमार जी थे, उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी ने एक अपना वर्चस्व था उनका, और भी बड़े नेता थे, अपना अपना रोल प्ले किया। अभी भी बीजेपी को कांग्रेस अगर हल्के में लेती है तो ये उनकी गलती है। पिछली बार भी जो लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी हालांकि हार गई, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ पावर में आई, बट जो उनका जो वोट शेयर था वो 1% से भी कम था। तो इसमें इसका मायने ये है कि बीजेपी ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूत है। जैसे प्रकाश जी बात कर रहे थे, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। कांग्रेस में एक जो किसको अध्यक्ष बनाना है, ये बड़ा अच्छा रहेगा, इसको बना दो, उस तरह से नहीं। बीजेपी में काबिलियत के हिसाब से काम होता है, वो एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि उस तरह से जिस तरह से काम होता है, जब प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव हार गए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसमें कुछ एक वर्ग का ये भी था कि प्रेम कुमार धूमल ही होने चाहिए चाहे चुनाव हार गए हैं। बट उन्होंने एक जयराम ठाकुर जी की लीडरशिप को देखते हुए, जिन्होंने संगठन में काम किया था, एक अच्छे परिवार, गरीब परिवार से आते हैं, दूर दराज के हैं, तो वो संगठन में काम कर करके बहुत आगे बढ़े थे। और बीजेपी इस तरह से बहुत मजबूत है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम पावर में आ गए और बीजेपी हार गई है, बीजेपी पीछे बैठ गई जाएगी, ये बड़ी गलती है। बीजेपी हर समय 24/7 काम करती है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जाए तो कांग्रेस को अपनी कमियां तराशने की जरूरत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हर एक सीट पर भी हम चर्चा करेंगे, उम्मीदवारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब धर्मशाला का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विपिन, किस तरह के रुझान कांगड़ा संसदीय सीट में आज आपको देखने को मिला है? क्या हाल है कांगड़ा संसदीय सीट का? बिल्कुल हेमा, कांगड़ा संसदीय सीट की यदि बात की जाए तो काफी उत्साह यहाँ पर जो है वोटर्स के अंदर देखा गया है। एक हाई प्रोफाइल सीट ये बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं आनंद शर्मा, वो यहाँ से चुनावी रण में उतरे हुए हैं। ऐसे में काफी हॉट सीट है ये, और इतना ही उत्साह जो है मतदाताओं ने भी इसको लेकर दिखाया है। कांगड़ा जिला में 5 बजे के जो आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं उसकी बात करें तो करीब 65% जो मतदान हुआ है, और अभी भी जो 6 बजे तक लोग जो है कतारों में लगे हुए थे और कई जगह अभी भी पोलिंग जो है अभी जारी है। वहीं क्योंकि पिछली बार भाजपा की अगर हम बात कर ले तो भाजपा ने देश भर में एक रिकॉर्ड कायम किया था और यहाँ से सांसद किशन कपूर जो है एक बड़ी जीत दर्ज करके गए थे, और आज भाजपा आश्वस्त है कि एक बार फिर से बड़ी जीत जो है वो यहाँ से दर्ज करेगी। और तमाम व्यवस्थाएं क्योंकि शांतिपूर्ण हम देखें तो पूरे दिन जो है शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई है। और इसके अलावा दिन के समय जरूर थोड़ा सा मतदाता जो है उसकी संख्या में कमी आई थी क्योंकि धूप की चलते या उमस के चलते जो है मतदाता दिन में अधिक नहीं निकले, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो है काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में लंबी कतारों में देखे गए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब मौसम की बात की जाए विपिन, तो मौसम ने बहुत ज्यादा वोटिंग को प्रभावित किया है ये माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और इसी तरह अपडेट पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। वापस चर्चा में लौटेंगे। प्रकाश जी,
जिस तरह से अभी हमने बात की कि मौसम का असर कहीं ना कहीं प्रतिशतता पर देखने को मिला है, चाहे वो वोटिंग को लेकर के हो, और ऐसे में अब बात करते हैं मंडी संसदीय सीट की। तो मंडी संसदीय सीट में जो मैं कहूँ कि वीआईपी सीट उसे मैं कहना चाहूँगी, तो ऐसे में मंडी संसदीय सीट पर इस बार भाजपा की तरफ से अभिनेत्री को उतारा गया है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, विक्रमादित्य सिंह मैदान में रहे, उन्होंने आज मतदान संपन्न हो गया है। तो ऐसे में दोनों की ये जो टक्कर है, दोनों युवा प्रत्याशी हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? साथ ही साथ शुरू में अश्वनी जी ने बयानबाजी का भी जिक्र किया था, तो इस सीट पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हुई है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए हेमा जी, अब राजनीति जो है एक नए स्वरूप की तरफ जा रही है जी। और जहां तक कंगना रनौत के बोल की बात है कि उन्होंने किस तरह से अपने विचार रखे, किस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार को धार दी है या आगे बढ़ी हैं जी, तो उनका ये व्यवहार जो है ये उनको उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है जी। ऐसा नहीं हो सकता था कि वो अपने व्यवहार से अलग हट करके चुनावी प्रत्याशी बनने के बाद एक कृत्रिम तौर पर अपना व्यवहार करती। अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो मुंबई में जब उनका उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पर जो एक उनका विवाद हुआ था जी जी, तो जो एक आक्रामकता उन्होंने वहाँ दिखाई थी वो उनके चरित्र का एक परिचायक है जी। और वही चरित्र, वही उनका व्यवहार मंडी के चुनाव में नजर आया। ये बात रही कंगना रनौत की। जी, बिल्कुल। और साथ में विक्रमादित्य जी की बात करें तो एक राजनीतिज्ञ परिवार से आते हैं, दूसरी बार के विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो उनकी तरफ से अगर देखा जाए, आकलन किया जाए तो वो सधे हुए राजनीतिज्ञ तौर पर व्यवहार कर रहे थे और कहाँ क्या कहना है उस तरह से बात रखी जा रही थी। लेकिन कंगना रनौत ने जो बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन में अपनी बातों को रखा है, मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल सही था जी। और उनको वही अपना व्यवहार रखना चाहिए था जी। और जहाँ तक शब्द बदले हैं या शब्दों में कड़वाहट आई है या किसी ने गाली गलौज की है या उस तरह का भी शब्द आए हैं, तो मुझे लगता है कि हिमाचल की राजनीति में अब इस तरह की शब्दों का, इस तरह की भाषा शैली का, और ये शायद अब आम बात हो जाएगी, जो कि दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह का चलन रहता है। तो ये होने वाला है। आपने वीआईपी सीट की बात कही, तो कंगना रनौत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पहचान रखने वाली एक अभिनेत्री है। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं जो समाज से जोड़ती हुई और महिला प्रधान, और जिसमें भी उन्होंने नेतृत्व किया है। जी। और ऐसा नहीं था कि ऐसी फिल्मों में काम किया कि जहां पर हीरो के पिछलग्गू होकर के वो चली हैं। उन्होंने फिल्मों में भी जो किरदार निभाया है वो प्रमुखता से निभाया है और उन्हीं के चरित्र के इर्द गिर्द जो है फिल्में घूमती रही हैं। तो हिमाचल की जो राजनीति, जो आपने कहा कि हिमाचल की वीआईपी सीट रही है, वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर ऐसा होना था। और मुझे लगता है कि युवाओं ने उनको सुना है। अब एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, तो उस तरीके से उनका आकलन किया है और महिलाओं ने भी उसी तौर पर उनको देखा है कि एक अभिनेत्री ने पर्दे पर किस तरह की भूमिकाएं अदा की हैं, क्या राजनीतिक तौर पर भी वो क्या सफल राजनीतिज्ञ साबित हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे समावेश जो है, ये 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे, तब हो सकता है कि जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद जो है हर व्यक्ति जिन्होंने मतदान किया है वो अपने तौर पर उसको देखेगा और समझेगा। बिल्कुल। और कंगना रनौत जीतने के बाद अगर वो जीतती हैं या फिर विक्रमादित्य जीतते हैं, दोनों ही प्रत्याशियों में से कौन हिमाचल की सेवा करेगा ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन अश्वनी जी, हमीरपुर सीट की हम बात करें तो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त भाजपा है इस सीट को लेकर के, बार बार उन पर भरोसा जताया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सतपाल रायजादा भी एक बड़े नेता हैं और उनका भी जनाधार है, तो ऐसे में उस सीट पर मुकाबला किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमीरपुर मैं गया था, हमीरपुर के कुछ क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है। सतपाल रायजादा की भी कुछ पब्लिक मीटिंग्स देखी, मुख्यमंत्री की भी कुछ मीटिंग्स देखी और उसके साथ साथ मैंने अनुराग ठाकुर जी को फॉलो किया। ये तो एक नेचुरल था कि अनुराग ठाकुर 4 बार वहाँ से एमपी बने हैं और केंद्र में बहुत एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत हिमाचल के लिए बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने कैंपेन जिस तरह से साइंटिफिकली वहाँ कैंपेन को हैंडल किया, जिस तरह से वो एक नैरेटिव तैयार करते थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी बात करनी अपनी मीटिंग्स में
और अपने बारे में मैंने जो काम किया है वो भी लोगों के सामने रखते थे। और जैसे प्रकाश जी बात कर रहे थे, महिलाओं की संख्या जैसे मतदान में बहुत अच्छी है, उन मीटिंग्स में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ये तो हमने पहले भी देखा था, प्रेम कुमार धूमल जी भी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उसके पहले, उनका जो कनेक्ट है उस एरिया में बहुत स्ट्रांग है। जी बिल्कुल। इस बार एक और नई डायमेंशन थी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे और यहाँ स्टेक्स बहुत हाई थे। सतपाल रायजादा को पहले मुख्यमंत्री जी ने इशारा कर दिया कि आप कैंडिडेट होंगे, वो तैयारी भी कर रहे थे। बीच में जैसे कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, या कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है, लीडरशिप के खिलाफ कई चीज़ें चलती हैं, बीच में उनका नाम हट गया। उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी का नाम आया, मुकेश अग्निहोत्री जी का आया। खैर उनकी फैमिली की जो परिस्थितियां हैं बहुत दुखद टाइम से गुजर रहे थे, वो नहीं थे। उसके बाद सतपाल रायजादा फिर आ गए। तो मुझे लगता है कि एक झटका तो कांग्रेस ने उनको भी दे दिया, वो एक नुकसान की बात है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर की कैंपेन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी, लोगों से जुड़ाव था, लोगों को आगे उन्होंने क्या करना है उस क्षेत्र में वो भी बता रहे थे और कुछ उन्होंने काम भी किए उस क्षेत्र में। खुद प्रेम कुमार धूमल जो उनके पिता हैं, सड़कों वाले मुख्यमंत्री उनको कहा जाता है, वहाँ सड़कों का बहुत अच्छा जाल है। पानी की बहुत समस्या रहती थी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने देखा कि गर्मियों में टैंकर्स लगते थे, लोगों को पानी नहीं मिलता। तो इस बार मैंने जाके इस तरह की इंक्वायरीज की कि पानी की समस्या हल हो गई कि नहीं हो गई, तो वो पानी की समस्या भी लोगों की काफ़ी हद तक हल हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा जो वहाँ पे था रोजगार का था। रोजगार के लिए जिम्मेवारी दोनों सरकारों की है, केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी ये वायदा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे पहली ही कैबिनेट में हम 1 लाख नौकरियों का खोल देंगे। बाद में वहाँ पे ये हुआ कि जो वहाँ का जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था उसको भी अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ये भी उसमें मुद्दा था। तो ये काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे, बट मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी की बहुत प्रभावी भूमिका थी, उनका कैंपेन बहुत अच्छा था और बीजेपी ने खुद एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, क्योंकि जो 6 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं असेंबली के, उसमें से 4 तो वहीं के थे, हमीरपुर के थे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को एक वो चैलेंज था, दूसरा पार्लियामेंट का भी था, लेकिन जो उनका पूरा फोकस था मुझे लगता है कि ज़्यादा असेंबली इलेक्शंस पे था कि मेरी जो सरकार है उसको मजबूती मिले, मेरे को और एमएलए मिल जाएं इस चुनाव में। उस तरह से चलता रहा और सतपाल रायजादा कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ गए। जी बिल्कुल। हमीरपुर सीट की बात हो रही है तो हम सीधा हमीरपुर अपने संवाददाता की ओर चलते हैं, फिर इस चर्चा में वापस लौटेंगे। सुशील, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की वजह से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट ये मुकाबला देखा जा रहा है, 5वीं बार भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सतपाल रायजादा को लेकर भी कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। क्या तस्वीर आज मतदान के मैदान में नजर आई है? सुशील, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमीरपुर में जो मतदान हो रहा था उसमें प्रतिशतता जो थी वो महिलाओं की अधिक थी। जी, महिलाओं की प्रतिशतता अधिक होने का कारण जो है इसमें माना जा सकता है कि थोड़ा सा झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। जी, तो महिलाओं की प्रतिशतता अधिक होने से जो अनुराग ठाकुर, जैसे कि मेरे से पहले वक्ता थे, उन्होंने बताया कि अनुराग ठाकुर जो है वो उनकी कैंपेन बहुत मजबूत थी। तो ये मैं मानता हूं कि महिलाओं से उनका काफी जुड़ाव रहा, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए जो महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे पिछले दिनों, तो उसका उनको सीधा फायदा जो है वो मिलेगा। और देखने में आया कि सुबह से ही यहाँ पे काफी कतारें लगी हुई थी, काफी लोगों में जोश था लोकसभा चुनावों के लिए, क्योंकि और साथ में 2 विधानसभा चुनाव जो हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। अभी तक की मैं जानकारी बताऊं तो 5 बजे तक के जो रुझान आए हैं उसमें 67% जो है 5 बजे तक जो है 67% के करीब मतदान हो चुका था। लेकिन जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 71% के करीब जो है वो मतदान यहाँ पे देखने को मिला। जो सबसे अधिक जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है उसमें सुजानपुर का सबसे अधिक था। जी बिल्कुल। सुशील, आपने अभी बात की कि महिला मतदाताएं बहुत ज़्यादा थी और साथ ही साथ युवा वर्ग ने भी मतदान किया है, तो ऐसे में कैंपेन का भी आपने जिक्र किया, तो क्या माना जाए, स्टूडियो में भी अभी इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि कैंपेन बहुत स्ट्रांग रहा है,
अनुराग ठाकुर का, तो क्या सतपाल रायजादा कहीं टक्कर दे पाए हैं अनुराग ठाकुर को हमीरपुर संसदीय सीट पर? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा कद है उनका और चुनाव लड़ रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री एक बहुत मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो सतपाल रायजादा हैं, एक बार के विधायक रहे हैं, उनका ये प्रोफाइल रहता है कि उन्होंने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो सतपाल सत्ती थे उनको हराया था, लेकिन एक ही बार वो चुनाव जीते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमीरपुर में जो है सतपाल रायजादा का इतना प्रभाव नहीं था अनुराग ठाकुर के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो यहीं से हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर ज्यादा दामदार जो है वो रहा इस चुनाव प्रचार का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो मतदान के प्रति देश भर के लोगों में उत्साह देखा गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने परिवार सहित नादौन विधानसभा क्षेत्र के भवड़ा पोलिंग बूथ में मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव जनता का चुनाव है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो लोकतंत्र की जीत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत जनबल होता है और चुनाव जनबल से ही जीता जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जनता को जीतना पड़ेगा। जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। मैं जहाँ भी गया जनता का मुझे अपना प्यार मिला, जनता का मुझे अपना सहयोग मिला। अब उस प्यार और सहयोग के अलावा जनता का आशीर्वाद मिला। अब जनता को फैसला करना है। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री जनबल की बात कर रहे हैं और लगातार जो है ये बयानबाजी भी की गई कांग्रेस की तरफ से कि जो है बिकाऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जो विधायक हैं उनको खरीदा गया है। तो इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की राजनीति पर क्या प्रतिक्रिया है प्रकाश जी आपकी? जिस तरह से इस चुनाव में एक बात आई है कि बिकाऊ और धनबल की बात आई है, मुझे लगता है कि मतदाता इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जी। कि बिकाऊ है या हमारे पास जो है सही उम्मीदवार है। आम आदमी, आम मतदाता या मतदाता की बात करें, वो सब जानता है कि राजनीति कैसे चलती है जी। और विधायकों के साथ कैसा व्यवहार होता है, विधायक कैसे बनते हैं। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं ने बिकाऊ शब्द को शायद स्वीकार नहीं किया होगा जी। हाँ, बात दोबारा से वही आती है कि सरकार ने प्रदेश के मतदाताओं के साथ क्या वायदे किए थे जी। कितने पूरे हुए। जैसे अभी अश्विनी सर ने बताया था कि 1 लाख नौकरियों की बात कही गई थी। तो मतदाता मतदान में या कभी भी चुनाव में चुप रहता है जी। वो मौन रहता है और मौन रह करके सबकी बातें सुनने के बाद मतदान करता है। तो मतदाताओं ने सबकी बातों को सुना है और उसका विश्लेषण करने के बाद मत प्रकट किया होगा। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जैसे बात हो रही है अभी, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस आलाकमान ने अनुराग सिंह ठाकुर को चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की जी। ये इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर पिछले 5 साल देखा जाए तो अनुराग सिंह ठाकुर इस तरह की भूमिका में थे कि वो हमेशा राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर जो है निशाना साधते रहे हैं जी। तो अनुराग सिंह ठाकुर को राजनीति में तो साफ है कि किसी भी तरह से किसी को पराजित करना है जी। तो जिस तरह से उनके आसपास फील्डिंग लगाई गई थी, मुख्यमंत्री उसी संसदीय क्षेत्र से हैं, उन्हें दायित्व दिया गया कि अनुराग सिंह ठाकुर को इस बार हराना है। उप मुख्यमंत्री उसी संसदीय क्षेत्र से हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी घेराबंदी जिस तरह से हुई है और जिस तरह से मुद्दे आगे आए हैं, और जो सर ने भी बात कही है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने पूरे कैंपेन को, चुनाव प्रचार को बहुत सधे हुए तरीके से आगे लेकर के गए हैं। उन्होंने केंद्र में रहते हुए क्या क्या कार्य किए हैं, उन्होंने क्या योजनाएं प्रदेश के लिए लाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत जो ऊना तक रेलवे ट्रैक बनने के बाद पहुंचा है, उसके बाद 12 या 13 ट्रेनें वहां से देश के विभिन्न भागों के लिए चलना शुरू हुई है। देश के लिए प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक क्षेत्र विशेष के में अगर रेल सुविधा आगे तक बढ़ी है
तो लोगों को उसका लाभ मिला है। तो रेल सुविधा के अलावा उनके पास दूसरे मंत्रालय में और भी रहा, युवा सेवा एवं खेल विभाग, तो युवाओं को उन्होंने खेलों में जोड़ने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश जिस तरह से अब नशे का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, तो यहाँ से युवाओं को बाहर निकाल करके खेलों में जोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये अनुराग सिंह ठाकुर ने की है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभी तक का मतदान हुआ है या इसको मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए देखा जाए, तो जिस तरह से किशन कपूर का पिछली बार जो जीत का अंतर था वो देश में दूसरे नंबर पर था, 4,77,000 मतों से जीते थे किशन कपूर, और रामस्वरूप शर्मा 4.5 लाख से जीते थे, अनुराग सिंह ठाकुर 3,99,000 थे। तो मेरा ये मानना है कि इस बार के चुनाव में जो जीत का मत प्रतिशत है वो बहुत घटेगा और संभावना, वैसे चुनावों में चुनाव हो रहे हैं तो संभावनाएं हमेशा रहती हैं कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन चुनाव का पूरा जो चुनाव प्रचार चला है उसे देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी रह सकता है। जी बिल्कुल, ये तो नतीजे ही तय करेंगे कि किसका पलड़ा भारी रह गया और इसका जो है हल्का। लेकिन अश्विनी जी, आपके पास मैं आऊँगी। कई सारे लोकसभा के चुनाव आपने अपने करियर में देखे होंगे, लंबा अनुभव पत्रकारिता जगत का रखते हैं। तो इस बार अगर बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से आपदा में केंद्र द्वारा सहायता ना करने का मुद्दा बार बार उछाला गया, बार बार उन्होंने आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि पैसे दिए गए और सहायता भी दी गई, लेकिन कांग्रेस ने उसकी अनदेखी की है। तो क्या मानते हैं कि बार बार इस तरह का बयान देना जनता पर किस तरह का असर डाल सकता है? देखिए, ये जो मुद्दा है, और मैं इस पे ये मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उस समय जो डिजास्टर हुआ, जिस तरह से आपदा आई, तो उन्होंने लोगों के साथ खड़े होके उनकी मदद करने की कोशिश करी। और एक कुल्लू का उदाहरण देता हूं, जहां बिजली और पानी 48 घंटे के अंदर कुल्लू में रिस्टोर हो गया। मंडी के अंदर बहुत नुकसान हुआ, बड़े बड़े पुल बह गए, और उसमें नितिन गडकरी जो है नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हैं, वो आके उन्होंने भी उस दिक को देखा। जब से ये त्रासदी हुई है तब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे, और ये नेचुरल था, ये बनना भी था। उन्होंने सरकार की तरफ से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया और केंद्र सरकार को 9,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का क्लेम भी दिया, जो कि अभी मिला नहीं है। जो सरकार को मिला है वो भी जो सरकार का हक था, उसमें काफी पैसा आया है और उसमें कुछ काम भी हुए हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा असर कर रहा था। बट एक चीज बताऊं कि इस चुनाव में जो असली मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं खिसक गए। मुद्दा अब सारे देश में जो चुनाव था उसमें मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। कांग्रेस ने संविधान बचाओ या डेमोक्रेसी बचाओ, उस तरह के मुद्दे थे जिनका एंड में जाके कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी एक फैक्टर चुनाव में सारे देश में रहा और हिमाचल प्रदेश में भी एक फैक्टर रहा। एक बात मेरी रह गई, हमीरपुर की बात कर रहे थे, जिसका बीजेपी को सारी स्टेट में फायदा मिला, वो ये चीज है कि जो अमित शाह वहां पे आए तो उन्होंने अनुराग ठाकुर की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको नहीं मिलेगा, चिराग लेके भी अगर ढूंढोगे। दूसरी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट ये कही कि आपको बना बनाया मंत्री मिला है, तो हमीरपुर वालों, तो एक सिग्नल था स्टेट में कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है, जो कि जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, आगे 4 तारीख को क्या होता है, बट उसमें मुझे लगता है कि एक पूरी स्टेट में एक मैसेज गया जिसका ये है कि अनुराग ठाकुर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल में पहले भी रहे हैं और दोबारा उस रोल में आने वाले हैं। जी बिल्कुल, और ये 4 तारीख को तय हो जाएगा कि सत्ता के इस संग्राम में कौन जीता है, कौन हारा है। लेकिन कैंपेन की बात हो रही थी, प्रचार की बात हो रही थी। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊँगी। प्रचार की अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ प्रचार इस बार प्रदेश में हुआ है, स्टार प्रचारक आए हैं, और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने लगातार जो है रैलियां की है, जयराम ठाकुर भी लगातार डटे रहे पिछले 75 से 72 दिनों में लगभग।
तो ऐसे में क्या मानते हैं कि जो स्टार प्रचारक हैं उनका हिमाचल आकर के प्रचार करना कितना प्रभावशाली है? क्योंकि एक बयान मैं याद करूं तो उप मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था, अग्निहोत्री ने, कि जो स्टार प्रचारक हैं वो ये ना भूलें कि जो वोट है वो हिमाचल की जनता को देना है, वो स्टार प्रचारक यहाँ आकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? हेमा जी, स्टार प्रचारक केवल जो मतदाता है उसको राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत करवाते हैं और जो चुनावी हवा है, जो प्रचार की हवा है, उसको अंत में ले जाने का काम करते हैं। वो कांग्रेस के नेताओं ने भी किया है, हिमाचल में आकर के भाजपा के नेताओं ने भी किया है, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 2 रैलियां करके गए हैं, उन्होंने भी किया है। आप देखिए कि जो प्रचार हुआ है, जैसे सर ने भी कहा अभी, कि एक तरफ आप बात आती है कि संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जी जो प्रचार कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया है, वो विकास किया है, वो विकास की बात कर रहे हैं जी। उसके अलावा उन्होंने अगर मुद्दों को छेड़ा है तो जो कांग्रेस ने मुद्दे उछाले हैं उनका जवाब दिया है कि संविधान कभी खतरे में नहीं रहा है। तो जो चीजें आपने बात कही कि चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की भूमिका, तो केंद्रीय नेता या भाजपा के नेता जो आए हैं वो तर्कसंगत बात रख करके गए हैं और उसको उन्होंने जनता के साथ जोड़ा है कि हमने जो योजनाएं आपके लिए लाई थी उनसे आपको लाभ जो पहुंचा है वो उन्होंने ऐसे आंकड़े नहीं दिए कि राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश में किस योजना का क्या लाभ पहुंचा है वो उन्होंने आंकड़ों के तौर पर बताया है। कांग्रेस के नेता भी आए हैं, कांग्रेस के नेताओं से अगर बात की जाए या उनके जो प्रचार के बोल थे, प्रचार जो उन्होंने किया, तो उनकी तरफ से था कि लोकतंत्र खतरे में, अगर अब दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं तो देश जो है समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र यहाँ पे ध्वस्त हो जाएगा। तो प्रचार अंत में आया तो मतदाता को ये बता करके गया कि मुझे अब नकारात्मकता स्वीकार करनी है या सकारात्मक जो पहलू हैं उनको स्वीकार करना है। तो जो प्रचार में स्टार प्रचारक आते हैं वो केवल अंत में कंक्लूड करने के लिए आते हैं, चाहे किसी भी दल के हों। जी बिल्कुल। तो कौन ये पहाड़ चढ़ेगा और कौन इस चुनौती को पार करेगा, ये तो 4 जून को ही तय होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव और विश्लेषण साझा करने के लिए। लेकिन हिमाचल की जनता भी 4 जून का इंतज़ार कर रही है, तो चुनावी पर्व के इस लंबे सफ़र में अब इंतज़ार 4 जून का। जनता अपना फैसला देगी और प्रत्याशियों की किस्मत का भी फैसला करेगी। तो 4 जून का इंतज़ार लगातार रहेगा और ठीक 2 दिन के बाद नतीजे आएंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में लोकसभा की 18वीं जो लोकसभा बनने जा रही है और उस लोकसभा में किसके सर पर ताज सजने वाला है। और इसका खुलासा भी डीडी न्यूज़ हिमाचल पर हम लगातार करेंगे। डीडी न्यूज़ हिमाचल पर नतीजे वाले दिन आप हम तक पहुंचाएंगे और पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। सबसे तेज़ चुनावी रुझान और चुनावी नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो आप डीडी न्यूज़ हिमाचल के साथ लगातार मुस्तैदी से बने रहिएगा। 4 जून को सुबह 8 बजे से जब तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो जाते हैं। और इस बीच आज के इस जनादेश के अंक में ये इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर से जनादेश के नए अंक में। नमस्कार।